और उसके बारे में हमारे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को ABCD की जानकारी नहीं। पुना पैक के बारे में जो ज्यादातर हमारा पढ़ा लिखा वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग है, और बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखित रूप से सारी बातें लिख कर रखने के बाद भी उन लोगों को ABCD की जानकारी नहीं है। और आज जो हम लोग भुगत रहे हैं, जो सारी एडवर्स चीजें, जितनी नकारात्मक और जितनी एडवर्स चीजें हैं, 100% सारी की सारी चीजों की जो रूट कॉज है, वो रूट कॉज पुना पैक्ट है। अब चूंकि हम लोगों को रूट कॉज अगर मालूम नहीं है तो हम चाहे कुछ भी करते रहे, समस्या का समाधान ही नहीं होगा। जब रूट कॉज को एलिमिनेट करने में कामयाब नहीं होंगे तो हम लोग अपने जीवन में अपने लोगों को जो बाबा साहब अम्बेडकर देना चाहते थे वो बिल्कुल ही मिलने वाला नहीं है, बिल्कुल होने वाला ही नहीं। इसलिए ये सारी बातें विस्तार से जानना समझना बहुत जरूरी है। 2-2.5 घंटे का समय लगने वाला। मैं सोचता था कि 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कंक्लूजन में सारी बातें आपको बता दी और कंक्लूजन में बताने के लिए समय नहीं रहा, वर्ली में मैंने कार्यक्रम किया, वहां लास्ट में मुझे खत्म कर दिया। हम लोग प्रोपोगंडा करते हैं, प्रचार करते हैं, हजारों रुपया खर्चा करते हैं, समय लगाते हैं, और जब कुछ करने का समय आता है, जब समय करने का आता है, उसी समय हम लोग सारा व्यस्त। हम लोगों को ये समझ नहीं है, और इस समझ की वजह से हमारे हाथ से सालों साल चले। समय का हम लोगों को कोई वैल्यू, कोई कीमत है नहीं, और इस वजह से बहुत मुश्किलें हमारे लोगों को भुगतनी पड़ती। साथियों, जिस पुना पैक के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं, वो पुना पैक 24 सितंबर 1932 को हुआ। पिछले साल 24 सितंबर 2007 को 75 साल हो गए, और 75 साल से दस्तावेजी गुलामी बरकरार है। मैं जो शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, ए डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, लिखित दस्तावेज है, कानून बनाकर आप लोगों को गुलाम बनाकर रखा गया है। मैं ये खास किस्म का शब्द प्रयोग कर रहा हूं कि आप लोगों को, हमारे समाज को कानून बनाकर गुलाम बनाकर रखा गया। इतनी भयानक बात है। और 75 साल हो गए। बाबा साहब अम्बेडकर के समय में जो अनपढ़ लोग थे उनको तो ये बात समझ में नहीं आती थी, मगर उसके बाद जो पढ़े लिखे लोग हमारे समाज में निर्माण हुए, उन पढ़े लिखे लोगों को भी इसके बारे में कोई जान। साथियों, जब ये 75 साल का कार्यक्रम हमने पूना में लगाया तो उस समय हम लोगों ने देश भर में जन जागरण का अभियान चलाने का फैसला किया, और 15,000 मीटिंगें सारे देश भर में लगाने का फैसला किया। उस तारीख से सारे देश भर में हमारा ये अभियान, डेली इसके बारे में सारे देश भर में कार्यक्रम चल। 29 राज्यों में हमारे संगठन का जाल है, और सारे देश भर में ये सारा कार्यक्रम हम लोग चला रहे। इसके पीछे क्या मकसद है? ये जो अभियान हम सारे देश भर में 29 राज्यों में ये अभियान हम चला रहे हैं, उसके पीछे क्या मकसद है? उसके पीछे जो मकसद है, वो मकसद मैं आप लोगों को बताना। ये जो अभियान हम चला रहे हैं उसके पीछे 2 मकसद। नंबर 1, पुना पैक के बारे में वास्तव जानकारी लोगों को ना होना। ये जो लोगों को जानकारी नहीं है, उसके बारे में लोगों को सारे देश भर में जानकार बनाना, ये एक मकसद है। दूसरा मकसद क्या है? पुना पैक्ट से बाबा साहब अम्बेडकर के लिखित दस्तावेज में लिखा हुआ है, वो कहते हैं पुना पैक्ट से टूल, स्टूज और एजेंट, ये उनके अंग्रेजी शब्द, टूल, स्टूज और एजेंट पैदा हो। उसको हम दलाल बड़वे कहते, ट्रांसलेशन में उनके अंग्रेजी शब्द है, उनके टूल, स्टूज और एजेंट पैदा हो। और ये जो एजेंट, दलाल और भड़वे पैदा हो गए, उन्होंने हमारे महापुरुषों का राष्ट्रव्यापी स्वाभिमानी स्वावलंबी आंदोलन तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, खत्म कर। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं पुना पैक्ट ने दलाल भड़वे पैदा। मैं कह रहा हूं दलालों भड़वों ने महापुरुषों के आंदोलन को तबाह बर्बाद खत्म कर दिया। न रिप्रेजेंटेशन रहा, न आंदोलन रहा, ना रिप्रेजेंटेशन रहा, ना आंदोलन रहा। और ऐसी स्थिति में अगर इन दलालों और भड़वों ने हमारे महापुरुषों का राष्ट्रव्यापी स्वाभिमानी स्वावलंबी आंदोलन जो तबाह और बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया, उस आंदोलन का पुनरुज्जीवन करना, जिस आंदोलन ने हम लोगों को संवैधानिक अधिकार हासिल करवाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, उसका कारण था वो राष्ट्रव्यापी आंदोलन। उस राष्ट्रव्यापी आंदोलन का पुनरुज्जीवन करना, ये सारे देश भर में अभियान चलाने के 2 मकसद। एक, पुना पैक्ट के बारे में जो लोगों को जानकारी नहीं है उसके बारे में जानकार बनाना, और दूसरा, हमारे महापुरुषों का जो आंदोलन तबाह और बर्बाद कर दिया गया है, उस आंदोलन का। और इसलिए इसके बारे में औरंगाबाद में मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ। जानलेवा हमला होने के बाद मैंने वहां 2.25 घंटे का स्पीच किया और कहा कि अगर यह हमला नहीं होता तो शायद मैं देशव्यापी अभियान चलाने का जो कार्यक्रम, इतना बृहद कार्यक्रम हमने बनाया, ये नहीं बनाते तो अभी हम लोग हर हालत में
हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, ये सारे देश भर में ये लगातार चले और किसी भी स्थिति में पुलिस प्रोटेक्शन पर केतकर पर हमला हुआ, कुमार केतकर पर, मेरे ऊपर हमला हुआ, कुमार केतकर के अखबार ने उसका समर्थन किया, उसके अखबार में खबर थोड़ा हमला चल रहा है, मेरे ऊपर हमला हुआ, उसने खबर दे करके समर्थन किया, अब उसके ऊपर हमला हो गया तो साली की लाल हो तो अपना ही अखबार जो है अपने अखबार का यूज कर रहा है अपने समर्थन में। साथियों, ये अभियान हम लोग सारे देश भर में चलाने के पीछे का जो मकसद है मैंने आपको बताया। अभी मैं पूना पैक्ट के बारे में इसलिए बार आप लोगों को बताना चाहूँ। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर पूना पैक्ट पर साइन नहीं करना चाहते थे, उनको ये साइन करने के लिए मजबूर किया गया। पूना पैक्ट सलाह मशवरा करके नहीं हुआ, चर्चा करके नहीं हुआ, विचार विमर्श करके नहीं हुआ। पूना पैक्ट एक पार्टी ने दूसरे पार्टी के विरोध में गुंडागर्दी की। एक गुंडा का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और उस संगठन का नाम कांग्रेस था। सपाट बयानी में बात करने का, क्योंकि मैं इतनी सपाट लैंग्वेज में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये दस्तावेजी सबूत के आधार पर और पिछले 10 साल से बोल रहा हूं, और कोई भी कांग्रेस का आदमी जो है इस बात का कोई जवाब देने का काम नहीं कर, बल्कि हमारे लोगों को कांग्रेस के लोग पैसा देकर, शराब पिलाकर हमारे विरोध में बोलने के लिए भी। वर्ली में मैंने ये आह्वान किया था कि मैं ये सारी बातें गांधी और कांग्रेस के विरोध में बोल रहा हूं और कांग्रेस के लोगों को चुनौती करता हूं कि मेरे साथ बहस करने के लिए आ जाए। दूसरे दिन नामदेव डसाड़ बहस बड़ा ये माऊजी भाई राठौड़, अरे भाई तेरा दोस्त क्यों आ रहा है, चर्चा करने के लिए क्यों आ रहा है? वो कब से गांधी का अनुयायी हो गया, वो कांग्रेस का अनुयायी कब? हम तो कांग्रेस के लोगों को कहा था इसका जवाब दो, जवाब देने के लिए आ जाओ। हम तो डसाड़ को बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी मानते थे, हमको मालूम ही नहीं था कब से गांधी का हो गया। लोगों को मालूम है, बॉम्बे के दस्तावेज डॉक्यूमेंट है हमारे पास, काल्पनिक नहीं बोल रहा हूं मैं। इसलिए साथियों, पूना पैक्ट चर्चा, सलाह मशवरा, विचार विमर्श करके नहीं हुआ। एक पार्टी ने दूसरे पार्टी के ऊपर जबरदस्ती की। अगर ये बात मैं जो आप लोगों को कह रहा हूं, अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर के लैंग्वेज में सुनना चाहते हैं, चलो मैं बाबा साहब अम्बेडकर, ताकि आप चले कि बाबा साहब अम्बेडकर के ही लैंग्वेज मैं जो कह रहा हूं वो बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते? बाबा साहब अम्बेडकर कहते पूना पैक्ट इज दस फ्रॉड विद मिस्चीफ। पूना पैक्ट एक शरारतपूर्ण धोखाधड़ी है। जब बाबा साहब अम्बेडकर का थोड़ी देर के लिए जब मैं ये लिख रहा हूं तो मेरे लोग जिनके लिए मैं लिख रहा हूं, जब वो पढ़ेंगे तो उनके दिमाग में ये सवाल पैदा होगा कि जब आप पहले से ही जानते थे कि ये धोखाधड़ी है तो आपने इस पर साइन क्यों किया, आपने इसको एक्सेप्ट क्यों किया? लोगों के मन में यह सवाल पैदा होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने थोड़ी देर के लिए लिखते वक्त सोचा होगा, और जब उनको पता चला होगा कि लोगों के मन में यह सवाल पैदा होगा कि जब मैं पहले से जानता हूं ये धोखाधड़ी है तो फिर ये एक्सेप्ट क्यों किया। इसका जवाब अगले सेंटेंस में, अगले सेंटेंस में उन्होंने क्या कहा? एक्सेप्टेड बिकॉज ऑफ द कोएर्सिव फास्ट ऑफ मिस्टर गांधी। मिस्टर गांधी, मिस्टर गांधी, मिस्टर गांधी क्यों बता रहा हूं बार बार? आप लोगों को याद नहीं रहता भाई, हमारे लोग बहुत भुलक्कड़ लोग हैं। बहुत कोशिश करने के बाद भी मिस्टर गांधी बोलने की औकात नहीं होती उनकी। महात्मा आ ही जाते, बहुत कोशिश करने के बाद भी वो बहुत हेजिटेशन रहता है, मगर बोलते ही बोल ही देते। बता रहा हूं बाबा साहब अम्बेडकर क्या कह रहे हैं? इट वॉज एक्सेप्टेड बिकॉज ऑफ द कोएर्सिव फास्ट ऑफ मिस्टर गांधी। इसका मतलब है कि इसको मैंने एक्सेप्ट क्यों किया? इसलिए किया कि गांधी ने षड्यंत्र पूर्वक मेरे ऊपर दबाव डालने के लिए जो उपवास किया था, उस उपवास के षड्यंत्रपूर्ण दबाव की वजह से मैंने इसको एक्सेप्ट किया। ये लिखा ये बात आप हमारे, मैं तो ज्यादा अंग्रेजी जानता। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने सिंपल लैंग्वेज में लिखा, इट वाज एक्सेप्टेड बिकॉज ऑफ द कोएर्सिव, कोएर्सिव शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने, कोएर्सिव फास्ट ऑफ मिस्टर गांधी एंड ऑफ द एश्योरेंस, एंड बिकॉज ऑफ द एश्योरेंस गिवन एट द टाइम दैट द कास्ट हिंदूज विल नॉट इंटरफियर इलेक्शन ऑफ शेड्यूल कास्ट। उस समय गांधी और कांग्रेस के लोगों ने और हाई कास्ट हिंदुओं ने मुझे यह आश्वासन दिया था कि शेड्यूल कास्ट का जो पूना पैक्ट के अंतर्गत, जॉइंट इलेक्टेड के अंतर्गत चुनाव होगा, उसमें हम हस्तक्षेप करने का काम नहीं करेंगे। ये आश्वासन 32 में हाई कास्ट लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को दिया था और कांग्रेस के लोगों ने दिया था, गांधी ने दिया था। ये आश्वासन 37 में सेकंड इंडिया एक्ट 35, इसके अंतर्गत 37 में प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए भारत में चुनाव हुआ और 37 के चुनाव में गांधी और कांग्रेस ने इसका खुला और खुल्लम खल्ला 37 में उन्होंने इस बात का 37 के चुनाव में गांधी और कांग्रेस ने इस चुनाव में हस्तक्षेप करने का पूरा काम किया। जबकि उन्होंने बाबा साहब, हमारे लोग पढ़ते हैं लोगों को, या तो हमारे लोग पढ़ते नहीं है, जो पढ़ते हैं उनको समझ में नहीं आता, जिनको समझ में आता है वो लोगों को बताते ही नहीं है
क्योंकि बताने के लिए इतनी भयानक बातें हैं, इसके लिए साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए, इसके लिए जानलेवा हमला हो सकता है, हुआ मेरे ऊपर, फिर भी ये सच्चाई लोगों को बताया जाना बहुत। साथियों, इसे सिद्ध होता है, ये लिखित बात है, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने लिख कर रखा। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने पूना पैक्ट के विरोध में जो लिखा, उसके लिए 3 किताबें हैं। किताबों का नाम है व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हाउ डिड अनटचेबल। इसका अर्थ यह है कि गांधी और कांग्रेस ने अछूतों के साथ क्या सलूक किया, एक किताब है। दूसरा किताब है गांधी एंड इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल, गांधी और अछूतों की आजादी। तीसरा किताब है स्टेट्स एंड माइनॉरिटी, राज्य और अल्पसंख्याक। ये 3 किताबें हैं जिसमें ये सारी बातें डिटेल में लिखी हुई है। जो लोग और ज्यादा जानना चाहते हैं उनके लिए ये किताबें पढ़नी चाहिए। लिखित है। जब बाबा साहब अम्बेडकर को मजबूर होकर पूना पैक्ट पर साइन करना पड़ा तो दूसरे दिन पूना से चलकर बॉम्बे आए, और बॉम्बे आने के बाद दूसरे ही दिन उन्होंने पूना पैक्ट का विरोध। 3 बातें उन्होंने कही। नंबर 1, पहला मुद्दा उन्होंने कहा, जो लोग ऐसा कहते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट से नेशनल इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचता है, मुझे उनके कहने में किसी किस्म का दलील और तर्क नजर नहीं आता। दूसरा मुद्दा उन्होंने कहा कि जो लोग ऐसा सोचते हैं जॉइंट इलेक्टोरेट से अछूत हिंदू समाज का अभिन्न अंग बन जाएंगे, अर्थात ज्वाइंट हो जाएंगे, इस पर मेरा बिल्कुल यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है। ये बात उन्होंने 32 में कही, और अभी 2008 चल रहा है। अछूतों के ऊपर सारे देश भर में जो अन्याय अत्याचार होता है, इसे सिद्ध हुआ कि अछूत हिंदू समाज का अभिन्न अंग नहीं बन पाया, जो उस समय बाबा साहब कहा था, और स्वर्ण हिंदुओं ने कहा था ज्वाइंट इलेक्टोरेट से अछूत हिंदू समाज का अभिन्न अंग बनेंगे, ऐसा। तीसरा मुद्दा उन्होंने कहा कि अनटचेबल वेरी सैड and they were every reason to be sad, कि अनटचेबल जो है इस वजह से दुखी थे, और उनके दुखी होने का जायज कारण। ये बात उन्होंने दूसरे दिन पूना से आकर बॉम्बे में 25 सितंबर को बॉम्बे के कार्यक्रम में ये उन्होंने कही। आपको इसलिए ये बात बता रहा हूं, आपको इसलिए मालूम होना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर किसी भी स्थिति में इससे सहमत नहीं थे, और जो 24 को हुआ होने के बाद भी वो उससे सहमत, क्योंकि उसका परिणाम वो जानते थे। वो ये जानते थे कि सारा षड्यंत्र है और इसका भयानक परिणाम निकलने वाला है, वो ये पहले से जानते थे, क्योंकि दूरदृष्टि उनके पास होने की वजह से वो सारी चीजें इस बात को जानते। साथियों, दूसरे ही दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने इसका विरोध। इसमें अनटचेबल शब्द हिस्टोरिकली बार बार आएगा, इसलिए इसका स्पष्टीकरण मैं सबसे पहले आपको देना चाहूं। साथियों, पूना पैक्ट अनटचेबल लोगों के साथ में हुआ, मगर बाद में आदिवासियों के लिए पूना पैक्ट लागू। आदिवासियों ने पूना पैक्ट की डिमांड नहीं, संविधान में आदिवासियों को जो अधिकार बहाल किए उससे आदिवासी ताकतवर बन सकते थे, इसलिए आदिवासियों ने डिमांड ना करते हुए भी पूना पैक्ट आदिवासियों को लागू कर दिया गया। परिणाम, शेड्यूल कास्ट के साथ साथ शेड्यूल ट्राइब में भी दलाल और भड़वे पैदा हुए, इसलिए जो आदिवासियों की संख्या ज्यादा है, वहां 5वीं और 6ठी अनुसूची के अनुसार जो स्वायत्त शासन गठित करने का अधिकार आदिवासियों को संविधान ने बहाल किया था, वो अधिकार खत्म हो गया। उसमें दलाल बड़वे आके बैठे हो गया। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को पूना पैक्ट कानूनन लागू है, ओबीसी और माइनॉरिटी को पूना पैक्ट कानूनन लागू नहीं है। जिस पार्टी ने हम लोगों को कानूनन लागू कर दिया, उस पार्टी ने ओबीसी के लिए और माइनॉरिटी के लिए अपने पार्टी लेवल पर पूना पैक्ट को लागू किया। कैसे? अगर कोई ओबीसी का आदमी कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनकर जाता है तो वो कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधि होता है, ओबीसी का प्रतिनिधि नहीं होता है। अगर कोई ओबीसी बीजेपी की तरफ से चुनकर जाता है, कम्युनिस्ट की तरफ से चुनकर जाता है, तो वो बीजेपी का प्रतिनिधि होता है, कम्युनिस्ट का प्रतिनिधि होता है, वो ओबीसी का प्रतिनिधि नहीं होता है। आपको सबूत के लिए आपको बता, अगर ये उनके रिप्रेजेंटेटिव होते, रियली अगर रिप्रेजेंटेटिव होते, क्या ऐसा होता जो हो रहा है? क्या हो रहा है? आपको केवल 2 उदाहरण के रिजर्वेशन ओबीसी के लिए एससी को रिकॉग्नाइजेशन मिला 17 अगस्त 1932 को। ओबीसी को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया 16 नवंबर 92 को। 17 अगस्त 1932 और 16 नवंबर 92, 60 साल। शेड्यूल्ड कास्ट को जो अधिकार 32 में मिले, वो अधिकार ओबीसी को 92 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद मिले। 60 साल का अंतर है। दस्तावेजी बता रहा हूं भाई, अगर दस्तावेजी ये प्रमाणित होता है, अगर ऐसा है, तो क्या ओबीसी में रियल रिप्रेजेंटेशन है? अगर होता तो क्या ऐसा होता आज भी अदर बैकवर्ड क्लासेस का जो आरक्षण है वो आज भी सुप्रीम कोर्ट में विवाद में फंसा हुआ है, आज भी वो पूरी तरह से लागू करने के सिचुएशन में नहीं है। उदाहरण इसे सिद्ध होता है
ओबीसी में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। दूसरा उदाहरण, हमारे देश में कुत्तों की गिनती होती है, जानवरों की गिनती होती है, ओबीसी की गिनती होती है। कड़वाहट लैंग्वेज के लिए बोल रहा हूं, जल्दी समझ में आ जाए। सवाल समझने का है, मेरे अकेले के समझने का नहीं है भाई, सवाल लोगों के समझने का है। इस देश में कुत्तों की गिनती होती है, इस देश में जानवरों की गिनती होती है, ओबीसी की गिनती होती है? ओबीसी की गिनती नहीं होती। अगर उनके रियल रिप्रेजेंटेशन होते, क्या ऐसा होता? क्या ऐसा होता? मुझे नहीं लगता ऐसा। जैसे सिद्ध होता है कि ओबीसी को जो पार्टी लेवल पर रिप्रेजेंटेशन मिलता है वो पार्टी के प्रतिनिधि है, ओबीसी के प्रतिनिधि नहीं है। सेम थिंग माइनॉरिटी के लिए है। 60 साल बाद ये कहा गया सच्चर कमीशन में कि मुसलमानों की हालत शेड्यूल कास्ट से भी बदतर हो गई है। अगर मुसलमानों को रियल रिप्रेजेंटेशन होता तो क्या मुसलमानों की हालत शेड्यूल कास्ट से भी बदतर हो गई होती? इट मींस पूना पैक्ट कानूनन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को लागू है और ओबीसी और माइनॉरिटी को इनडायरेक्टली पार्टी लेवल पर लागू कर दिया गया। पूना पैक्ट का मूल सिद्धांत और मौलिक सिद्धांत क्या है? अनुसूचित जाति और जनजाति में रियल रिप्रेजेंटेशन डेवलप ना होने देना। यह सिद्धांत ओबीसी में लागू कर दिया गया, माइनॉरिटी में लागू कर दिया गया। इसलिए ओबीसी में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, माइनॉरिटी में रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इसका मतलब है पूना पैक्ट 85% लोगों को आजाद भारत में लागू है। मगर हिस्टोरिकली जब रेफरेंस आता है डॉक्यूमेंट्री तो अनटचेबल शब्द आएगा। इसलिए आप इस भ्रम में मत पड़ना कि ये केवल अनटचेबल का मामला है। एक्सप्लेनेशन इसलिए देना जरूरी था ताकि लोगों का भ्रम ना। साथियों, 1933 को बाबा साहब अम्बेडकर ने इसकी जो चुनाव प्रणाली थी उसमें पैनल सिस्टम था, क्योंकि इसमें 2 बार चुनाव होता था। जैसे अमेरिका में आपने देखा होगा हिलरी वर्सेस ओबामा, पार्टी का कैंडिडेट राष्ट्रपति पद के लिए कौन हो, इसके लिए पार्टी लेवल पर चुनाव हुआ और पार्टी ने ओबामा को कैंडिडेट माना। कैसे माना? क्या पार्टी हाईकमांड ने निर्धारित किया? नहीं, पार्टी के रजिस्टर्ड वोटरों ने, जो उनके कार्यकर्ता है, उन लोगों ने वोट देकर उनका पार्टी का कैंडिडेट प्रेसिडेंशियल कौन हो ये निर्धारित करने का काम हाईकमांड ने नहीं, पार्टी के कैडर, उसके जो रजिस्टर्ड वोटर है उन्होंने। बाबा साहब अम्बेडकर ने पूना पैक्ट में पैनल सिस्टम था, उसमें पहले कैंडिडेट सिलेक्ट करना था, फिर कैंडिडेट इलेक्ट करना। पार्टी पैनल सिस्टम में कैंडिडेट सिलेक्ट करने का प्रोविजन था जो 1947 तक लागू था। 47 के बाद ये जो कैंडिडेट सिलेक्ट करने का अधिकार कांग्रेस हाईकमांड के पास गया, बीजेपी हाईकमांड के पास गया। और इसकी वजह से क्या हुआ? बाबा साहब अम्बेडकर कहते, मैं बाबा साहब अम्बेडकर के ही शब्दों में आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगा जो उन्होंने खुद लिख कर रखा। उन्होंने जो लिख कर रखा वो इस संबंध में, कैंडिडेट सिलेक्ट करने के संबंध में उन्होंने लिख कर रखा हुआ है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। थिंग्स विल बी मच वर्स अंडर द सिस्टम ऑफ जॉइंट इलेक्टोरेट एंड रिजर्व सीट which will hereafter become operative under the terms of Pune Pact. There is no more speculation. This is no mere speculation. The last election has conclusively proved that the scheduled caste can be completely disfranchised in a joint electorate. Things will be much worse under the system of joint electorate and reserve seat. 47 के बाद के बारे, 47 तक ये पैनल सिस्टम था, कैंडिडेट सिलेक्ट करने का अधिकार हमारे लोगों के पास था। अभी क्या हुआ? अभी क्या होता है? कैंडिडेट सिलेक्ट करने का अधिकार हमारे लोगों के पास नहीं है, कैंडिडेट सिलेक्ट करने का अधिकार हाईकमांड के पास में है। इसलिए क्या होता है? हमारे SC ST के लोग हाईकमांड के पास एक सीट के लिए 50 लोग एप्लीकेशन करते हैं और उसमें हाईकमांड को आश्वासन देते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा गद्दारी करेंगे। कंपटीशन का जमाना कंपटीशन का है, इसलिए जो ज्यादा से ज्यादा धोखेबाजी करने वाला आदमी होगा उसको टिकट गया। आमतौर पे 2 टर्म से ज्यादा किसी SC कैंडिडेट को टिकट नहीं मिलता है, और अगर मिलता है तो वो प्रूव्ड दलाल होता है। किसी भी तरह से
वो चुनौती देने वाला नहीं होता है। अगर आपको एग्जाम्पल बताया जाए तो एग्जाम्पल जगजीवन राम का है, एग्जाम्पल सुशील कुमार शिंदे। महाराष्ट्र के लोगों को ऑल इंडिया के लिए जगजीवन राम का उदाहरण है और महाराष्ट्र के लिए सुशील कुमार शिंदे का उदाहरण है। वो टीव्ही पर जब आता है, मी इंदिराजींचा निष्ठावंत, नंतर मी राजी निष्ठावंत आहे, आता सोनियाजी जे आदेश देतील ती मला त्यांनी मुख्यमंत्री म्हणून पाठवलं तर जाईन, नाही म्हणलं नाही जाणार, राज्यपाल पण पाठवलं राज्यपाल म्हणून जाईन। टीव्ही पर देखा होगा, आपने सुना होगा, मैंने खुद सुनी बात बता। जयल सिंह ओबीसी थे, क्या बोला था? इंदिरा जी ने कहा तो झाड़ू मारूंगा राष्ट्रपति होने के बाद, नहीं पढ़ा? अरे रिकॉर्डेड बात है भाई, इन घटनाओं का अर्थ है, ऐसे नहीं है, बेवजह नहीं होती चीजें। इसलिए साथियों ये बातें सब लिखी हुई है। तो 33 का जो पैनल सिस्टम था उसके बारे में उन्होंने उसका विरोध किया, मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बाबा साहब अम्बेडकर ने सोची कि अगर इस देश को आजादी मिली और आजाद भारत में अगर पुनः पैक्ट लागू हुआ तो क्या होगा? हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को गुलाम बनाकर रखा जाएगा। जो 10 लाख 15 लाख का रिप्रेजेंटेटिव होगा उस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को गुलाम बनाकर रखा जाएगा। अगर वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को गुलाम बना सकते हैं आजाद भारत में, आप लोगों की कोई औकात है? आप जो यहाँ बैठे हुए, बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या सोचा कि पुनः पैक्ट अगर आजाद भारत में लागू हुआ तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को गुलाम बनाकर रखा जा सकता है। अगर उन्होंने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को गुलाम बनाकर रखा, वो लिखी हुई बातें मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा कि अगर वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को गुलाम बनाकर रख सकते हैं तो हमारे प्रजा की क्या हालत होगी? अगर वो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को गुलाम बनाकर रख सकते हैं तो हमारे प्रजा की कोई औकात नहीं है। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने 33 को सोची और फिर उन्होंने प्लान बनाया कि आजाद भारत में भी हम लोगों को भी आजादी मिलनी चाहिए, इसलिए हमारा राष्ट्रव्यापी संगठन होना चाहिए, राष्ट्रव्यापी आंदोलन होना चाहिए और वो राष्ट्रव्यापी आंदोलन हमारे आजादी की लड़ाई लड़े। इसके लिए उन्होंने कोशिश शुरू की। 10 साल में 17, 18, 19 जुलाई 1942 को नागपुर में उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया। इस अधिवेशन में 50,000 पुरुष डेलीगेट, 25,000 महिला डेलीगेट बोल रहा हूं, क्राउड नहीं, डेलीगेट ऑल इंडिया से आए। ये अधिवेशन इतना बड़ा अधिवेशन था। इस अधिवेशन के 2 परिणाम निकले। नंबर 1, अधिवेशन चल ही रहा था कि जिन अंग्रेजों ने बाबा साहब अम्बेडकर को वाइसराय काउंसिल के मंत्रिमंडल में नहीं लेने का फैसला किया था, उस वाइसराय ने बाबा साहब अम्बेडकर को नागपुर से तुरंत दिल्ली बुलाया। अधिवेशन चल ही रहा था, अधिवेशन छोड़कर बाबा साहब अम्बेडकर गए और दिल्ली में उनको लेबर मिनिस्ट्री, उस समय जो लेबर मिनिस्ट्री थी उसमें सिंचाई विभाग शामिल था, CPWW विभाग शामिल था, बिजली विभाग शामिल था और एक लेबर विभाग, 4 विभाग का एक मंत्री। और जैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर मिनिस्टर बने, उन्होंने अखबार वालों को कहा कि अगर मैं अपने लोगों के हितों के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। और उन्होंने तुरंत घोषित किया 8% रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट लोगों को लिए घोषित, 42 को लागू कर, 42 को, फिर इसको 12% कर दिया। जैसे ही संविधान लिखने का उनको अवसर मिला, उन्होंने शेड्यूल कास्ट को 15% रिजर्वेशन और शेड्यूल ट्राइब को 7.5% रिजर्वेशन लागू करने के बाद अदर बैकवर्ड क्लासेस का मामला कांग्रेस के नेताओं के साथ झगड़ा किया। कांग्रेस के नेताओं ने बाबा साहब अम्बेडकर की बात को नहीं माना, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा कि अगर आज अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को आरक्षण नहीं मिलता है तो भविष्य में जरूर मिलना चाहिए। इसके लिए आर्टिकल 340 की व्यवस्था की, जिसकी वजह से कालेलकर कमीशन आया, जिसकी वजह से मंडल कमीशन आया, जिसकी वजह से इसके लोगों को आज थोड़ा बहुत जो कुछ मिल रहा है वो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में अगर कांग्रेस के नेताओं से झगड़ा नहीं किया होता कुछ नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि गांधी कांग्रेस के लोगों, गांधी जीवित थे, अदर बैकवर्ड क्लास के एक भी आदमी को टिकट नहीं दिया। जो संविधान सभा में 3 लोग थे वो गांधी और कांग्रेस के विरोध में चुनकर गए थे। महाराष्ट्र से 2, पंजाब राव देशमुख, अमरावती से, यवतमाल से एक माली जाति का व्यक्ति था, पंजाब से हुकुमचंद नाम का एक व्यक्ति ओबीसी का था। ये बात हमको कैसे पता चली? क्योंकि अम्बेडकर ने संविधान लिखने के समय में का आदमी संविधान में सभा में कुछ भी नहीं बोल रहा है, इसलिए उन्होंने अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को, उनको 3 आदमी मिले, उन 3 आदमियों को साहब अम्बेडकर ने अपने घर में खाना खाने के लिए बुलाया। आने के बाद उनको कहा, अरे तुम बोलते क्यों नहीं हो? अरे बोलो तो यवतमाल का जो आदमी है उसका वीडियो में है। उन्होंने बाबा साहब को कहा क्या? बाबा साहब ने कहा काही मागणी तर करा। उसने कहा, लैंग्वेज में कहा, ते काऊन देतील? वो जो उधर केसी जो वराडी लैंग्वेज, तुम्ही म्हणता मागा, मागलं ते काऊन दे? वीडियो रिकॉर्ड। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग में गांधी जी को अपना मसीहा मानते थे, मगर इस मसीहा ने के लोगों को संविधान सभा में एक भी, कितने ओबीसी लोगों को मालूम है? लोगों को छोड़ो, ओबीसी के नेताओं को कितने लोगों को, इसलिए
संविधान सभा में अदर बैकवर्ड क्लासेस कांग्रेस ने रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, तो ये संविधान सभा में ओबीसी की लड़ाई इतिहास। क्योंकि ये पुनः का मुद्दे को यहीं पर छोड़ना है, 72 घंटे का मटेरियल है। गांधी और के साथ धोखेबाजी, डॉक्यूमेंट है, बहुत कुछ है डॉक्यूमेंट। 2 महीने में उस ये सारा का सारा के लोगों के सामने दस्तावेज हूं। बाबा साहब अम्बेडकर को ना लेने का फैसला उन्होंने बाबा किया, इससे ये बात मान ली। और नागपुर के अधिवेशन के बाद गांधी जी ने वर्धा कांग्रेस में रेजोल्यूशन पास किया था कि वर्ल्ड वार की वजह से अंग्रेज परेशान हैं और इसलिए हम अंग्रेजों को ज्यादा परेशान करने वाले नहीं हैं, इसलिए कोई आंदोलन शुरू करने वाले नहीं हैं। ऐसा रेजोल्यूशन गांधी ने वर्धा कांग्रेस में पास किया था। परंतु जैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर में हुआ, विशाल अधिवेशन हुआ, गांधी जी ने 3 हफ्ते का समय लिया। 18, 19, 20 जुलाई 1942 गांधी ने आंदोलन शुरू किया। 9 अगस्त 42 बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से गांधी ने आंदोलन शुरू किया 9 अगस्त 1942। 3 हफ्ते के बाद यह आंदोलन गांधी नहीं थे, यहां से शुरू। आंदोलन क्या था? क्विट इंडिया मूवमेंट। अंग्रेजों को गांधी जी ने कहा भारत छोड़ो। गांधी जी ने सोचा कि जब तक अंग्रेज है तब तक अछूतों को अधिकार बहाल करने का काम अंग्रेज कर सकते हैं। अगर अछूतों को हम बहाल देते हैं तो सत्ता हमारे हाथ में आ जाएगी, फिर अछूतों के और दूसरे बैकवर्ड क्लासेस के पिछवाड़े पर लात मारने का अधिकार हमारे हाथ में रहेगा। अंग्रेजों को पहले भगाना हो। इसलिए गांधी जी ने एक बैकग्राउंड आपको समझा रहा होता कि आप, इसलिए गांधी जी ने 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया। क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया, उसको कांग्रेस के लोग अगस्त क्रांति कहते हैं। बॉम्बे के लोग उसको क्या कहते हैं? वो कांग्रेस के लोग अगस्त क्रांति कहते हैं। ये मूल निवासी बहुजनों के लिए प्रतिक्रांति थी। ये मूल निवासी बहुजनों के लिए ये प्रतिक्रांति का मामला था। गांधी ने 9 अगस्त 1942 को जो आंदोलन शुरू किया क्विट इंडिया, उसके साथ एक और बात जोड़ी, वो बहुत भयानक है। वो क्या है? गांधी ने नारा लगाया डू और डाई, डू और डाई, करो या मरो, जो करना है करो। जीवन भर गांधी ने अहिंसा का व्रत धारण किया। 9 अगस्त 1942 को ये सारा व्रत गांधी ने छोड़ दिया। आखिरकार ये जो संयम गांधी ने आज तक धारण किया था, ये संयम क्यों छोड़ दिया? क्या कारण हुआ? उसका कारण बाबा साहब अम्बेडकर मिनिस्टर बनाकर सत्ता में अछूतों की हिस्सेदारी को मान्यता देना, यह है अहम बात। इसलिए गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट में नारा लगाया डू और डाई, करो या मरो, जो करना है करो। गांधी ने लोगों को हिंसा करने का आदेश दिया। कितनी हिंसा हुई? वाइसराय ने लंदन में रिपोर्ट भेजा। रिपोर्ट में लिखा है कि हम लोगों को जो रेवेन्यू मिलता है, अगर सारा रेवेन्यू लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए खर्चा किया जाए तो भी ये रेवेन्यू पर्याप्त नहीं होगा, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए लंदन से फिर पैसा लंदन से भारत लाना होगा। इसलिए अंग्रेजों का भारत में रहना लायबिलिटी है, असेट नहीं है। इसीलिए अंग्रेजों को जल्दी से जल्दी भारत छोड़ देना चाहिए। लोग क्या कहते? गांधी जी तुम्हारे अहिंसा की वजह ना खड़ग उठाया, साबरमती के खड़ग उठाया, न ढाल उठाई, और तेरी अहिंसा ने हमको आजादी दिलाई। आजादी अहिंसा से नहीं मिली। गांधी ने जो हिंसा का आदेश दिया, उसके बाद अंग्रेजों ने फैसला किया। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, दस्तावेज है। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने, गांधी ने जब हिंसा का आदेश दिया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इसके ऊपर हिंसा का आदेश दिया, इसके ऊपर आर्टिकल लिखा। वो आर्टिकल हमारे पास, आर्टिकल का टाइटल आपको बताता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। आर्टिकल डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। उस आर्टिकल का टाइटल है बरे झाले महात्मा मेला आणि माणूस शिल्लक राहिला। स्टोरी को रिलेट करो तो समझ में आते, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर पोथी बनकर पढ़ोगे, उपासक बनकर पढ़ोगे, भक्त बनकर पढ़ोगे, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। हिस्टोरिकल एनालिसिस करोगे तो चीजें समझ में आएगी। अच्छा हुआ महात्मा मर गया, आदमी बचा रहा। बरे झाले महात्मा मेला आणि माणूस शिल्लक। साथियों, ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने उस पर प्रतिक्रिया के तौर पर कही हुई है। ये रिकॉर्ड है, दस्तावेज है। जब गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाई, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर में जो अधिवेशन लिया था, उस अधिवेशन में पूना पैक्ट के विरोध में बाबा साहब अम्बेडकर ने रेजोल्यूशन पास, लिखित है, दस्तावेज है, लिखित दस्तावेज पूना पैक्ट के विरोध में पास। गांधी ने जब ये सारा आंदोलन चलाया, 43 में क्रिप्स मिशन भारत में आया। क्रिप्स मिशन फेल हो गया, इसलिए लॉर्ड वेवेल को भारत में भेजा गया। लॉर्ड वेवेल ने 1946 को घोषित किया। उसके पहले लॉर्ड वेवेल की बात को जानने और समझने के पहले आप लोगों को एक बात बताया जाना बहुत जरूरी है कि 1946 को बाबा साहब अम्बेडकर ने एक किताब लिखी। उस किताब का नाम है व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल। गांधी और कांग्रेस ने अछूतों के साथ क्या सलूक किया। अगर मराठी में ट्रांसलेट करना है
तो गांधी आणि काँग्रेसने अस्पृश्यांचे काय वाटोळे केले. ट्रांसलेशन भी सही. गांधी और कांग्रेस ने अछूतों के साथ क्या सलूक किया. हिंदी मराठी ट्रांसलेशन. गांधी आणि कांग्रेसने अस्पृश्यांचे काय वाटोळे केले. एक किताब लिखा. जो लोग पुना पैक के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं बहुत विस्तार से, कांग्रेस ने 1917 से लेकर 46 तक हमारे लोगों के साथ कितनी धोखेबाजी की, वो सारी धोखेबाजी की कहानी व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल, अगर आप जानना चाहते हो पढ़. फिर 15 मार्च 1947 को बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली संविधान सभा को स्टेट्स एंड माइनॉरिटी नाम का मेमोरेंडम सबमिट किया. उसके पहले 46 को उन्होंने पूना में जेल भरो आंदोलन चलाया. ये जेल भरो आंदोलन महाराष्ट्र में आर भोड़े के नेतृत्व में चलाया गया था. वो आर भोड़े बाद में कांग्रेस में ज्वाइन हो गए थे. और जब पुना पैक को 50 साल हो गए थे तो कांग्रेस ने देखा यही वार बाबा साहब के कहने जेल भरो आंदोलन चलाया था, अभी इसके हाथों से पुना पैक का गोल्डन जुबिली मना लेते हैं. कांग्रेस ने गोल्डन जुबिली कमेटी बनाई. उसका चेयरमैन आर बता रहा. चेयरमैन बनाने के लिए आर भोड़े था या और भी बहुत सारे आर ये पुना पैक का अधिकार करता है. अच्छा, जेल भरो आंदोलन करता है, इसी को चेयरमैन गोल्डन जुबिली मना, उसी को. साथियों, ये दस्तावेजी प्रमाण है और इसलिए 1947 को संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर ने स्टेट्स एंड माइनॉरिटी, राज्य और अल्पसंख्याक ए मेमोरेंडम सबमिट किया. उसमें उन्होंने जॉइंट इलेक्टेड जो पुना पैक के द्वारा हमारे ऊपर थोपा गया है को एबॉलिश करने की मांग की. रिटर्न. इस बात को अंग्रेजों ने भी नहीं माना, इस बात को गांधी और कांग्रेस ने भी नहीं माना. होता क्या था, गांधी, अंग्रेज और बाबा साहब अम्बेडकर, तीन पार्टी में 2 पार्टी जिस साइड में हो जाती थी फैसला उसके फेवर में लग जाता था. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब अम्बेडकर और अंग्रेज एक साइड में हो गए, फैसला हमारे समर्थन में लग गया. 1947 में गांधी और माउंटबेटन इकट्ठा आ गए, फैसला गांधी के फेवर में लग गया. क्या कारण गांधी और माउंटबेटन इकट्ठा आए तो क्यों आपको ये इतिहास ब्रीफ. माउंटबेटन के पास भारत विभाजन की योजना थी, वो भारत विभाजन की योजना लेकर आए. सबसे पहले भारत विभाजन के लिए जवाहरलाल नेहरू ने सहमति दी. जवाहरलाल नेहरू ने सहमति देने के पीछे का मकसद यह था कि अगर भारत में मुसलमान रहे और मुसलमान और शेड्यूल कास्ट मिलकर इंडिया में चुनाव लड़ने का काम करे तो ये अल्टीमेट पावर ब्राह्मणों के कंट्रोल में नहीं आ सकता. ब्राह्मणों के कंट्रोल में आजाद भारत में अल्टीमेट पावर आना चाहिए, इसलिए भारत का विभाजन होना चाहिए. ये योजना ब्राह्मणों ने बनाई. इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले भारत के विभाजन की मान्यता दी. सरदार पटेल ने बाद में मान्यता दी. जब दोनों ने मान्यता दी, गांधी ने ऐलान किया मेरे शरीर के टुकड़े हो सकते हैं मगर भारत के टुकड़े नहीं होने दूंगा. दोनों ने मान्यता देने के बाद में गांधी ने बयान दिया मेरे शरीर के टुकड़े हो सकते हैं मगर भारत के टुकड़े नहीं होने दूंगा. ये बयान देने के बाद गांधी जी को माउंटबेटन ने बुलाया. माउंटबेटन ने बुलाने के बाद गांधी जी और माउंटबेटन के बीच में चर्चा हुई. चर्चा में क्या चर्चा हुई आज तक पता नहीं है, मगर चर्चा होने के बाद गांधी जी चर्चा से बाहर आए और उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई. मीटिंग में भारत विभाजन का प्रस्ताव पारित किया. गांधी जी उस मीटिंग में उपस्थित थे, बल्कि गांधी जी ने ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई. कांग्रेस का इतिहास लिखने वाले पट्टाभी सीतारामैया ने ये इतिहास लिखा कि गांधी जी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई, भारत विभाजन का प्रस्ताव रखा, भारत टुकड़े का प्रस्ताव रखा और प्रस्ताव पारित किया गया. प्रस्ताव की कॉपी माउंटबेटन को भेजी गई. माउंटबेटन को प्रस्ताव की कॉपी मिलते ही माउंटबेटन को लगा कि गांधी जी ने भारत के टुकड़े करने के प्रस्ताव को मान्यता दी. मेरे और गांधी जी के बीच में जो सौदा हुआ गांधी जी ने माना, इसलिए मुझे भी गांधी जी की बात को मान लेना चाहिए. कौन सी गांधी जी की बात थी ये हमको कैसे पता चला, क्या बात थी. अंग्रेजों ने बाबा साहब अम्बेडकर को कम्युनिकेट किया कि आपको सत्ता में तीसरा हिस्सा, जब ट्रांसफर ऑफ पावर होगा तो हिंदू को हिस्सा दिया जाएगा सत्ता में, मुसलमान को हिस्सा दिया जाएगा सत्ता में और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को हिस्सा दिया जाएगा सत्ता में. ये जो आश्वास, ये जो सिद्धांत था, इस बात को मान लिया गया था. 46 को लॉर्ड वेवेल ने रेडियो पर वापस जाने के पहले जो रेडियो पर स्पीच किया था उसमें भी ये बात उन्होंने दोहराई थी. और इसलिए लॉर्ड
वेवेल के विरोध में गांधी जी ने टेलीग्राम भी दिया था, वो टेलीग्राम की कॉपी भी हमारे पास है। यानी सत्ता में ट्रांसफर ऑफ पावर में हम लोगों को जो हिस्सा देने का अभिवचन अंग्रेजों ने दिया था, वो अभिवचन पालने के लिए अंग्रेजों ने नकार दिया और ये बात बाबा साहब अम्बेडकर को कम्युनिकेट कर दी गई। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने भाषण में रिकॉर्ड करके रखा कि लास्ट आवर में अंग्रेजों ने हमारे साथ धोखेबाजी की। बाबा साहब अम्बेडकर के शब्दों में वो रिकॉर्ड, अंग्रेजों ने बाबा साहब अम्बेडकर को कम्युनिकेट किया कि तीसरा हिस्सा आपको नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब यह है गांधी जी और माउंटबेटन के बीच में सौदा हुआ। क्या सौदा हुआ? गांधी जी ने माउंटबेटन को कहा होगा कि भारत के टुकड़े करने के प्रस्ताव को मैं मान्यता देने के लिए तैयार हो सकता हूं, मगर आजाद भारत में अछूतों को अलग से कोई राजनीतिक अधिकार ना दिए जाए। अगर ये बात अंग्रेज मान जाते हैं तो मैं भारत के टुकड़े करने के लिए राजी हो सकता। उनको लगा और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमारे ऊपर जो ब्लॉट लगने का खतरा है वो नहीं लगेगा, तो इसलिए अंग्रेजों ने क्या प्लान बनाया? माउंटबेटन ने अंग्रेजों के द्वारा इस बात को गांधी जी को आश्वासन दिया कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आजाद भारत में अलग से कोई राजनीतिक अधिकार नहीं दिए जाएंगे। ये जो गांधी जी की बात है, ये गांधी जी की बात को मान, इसका मतलब है गांधी में हम ये जो स्टैंडिंग उनकी हमेशा बनी रही और आखिरी आजाद भारत जो अधिकार नहीं मिले बलि देने। अगर इस बात का वर्णन किया, मैं भारत के टुकड़े करने के लिए राजी हो सकता हूं, मगर आजाद भारत में अछूतों को अलग से कोई अधिकार देने के लिए मैं राजी नहीं। मैं भारत के टुकड़े होने के लिए, टुकड़े करने के लिए राजी हो सकता हूं, मगर अलग से कोई अधिकार देने के पक्ष में नहीं। गांधी जी का वर्चस्व। और इस तरह से दो लोग, इस वजह से हम लोगों को जो आजाद भारत अधिकार मिलने वाले थे उन्हें, इस वजह से बाबा साहब अम्बेडकर ने तुरंत ये खबर मिलते ही वो इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में क्लेमेंट एटली की सरकार थी और चर्चिल अपोजिशन पार्टी में था। बाबा साहब अम्बेडकर गए, लोगों को कहा, उन्होंने नहीं माना। वो चर्चिल को मिले, चर्चिल ने कहा मैं विरोधी पार्टी का नेता हूं, ज्यादा से ज्यादा पार्लियामेंट में आपका मुद्दा उठाऊंगा, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता। अंग्रेजों ने बाबा साहब अम्बेडकर को आश्वासन दिया कि आप जो नए रूलर है उनके साथ में आप मिलजुल कर काम करो तो आपको मिल सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की प्रक्रिया को मान्यता देने से इनकार कर और जेल भरो आंदोलन शुरू कर संविधान की प्रक्रिया को, संविधान को मान्यता देने के लिए इनकार कर दिया। इस वजह से संविधान की प्रक्रिया डिफिकल्टी में फंस गई। इसलिए गांधी और कांग्रेस को मजबूर होकर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ समझौता करना पड़ा और इस समझौते के तहत बाबा साहब अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी, बाबा साहब अम्बेडकर महापंडित थे और उनको कानून का बहुत बड़ा ज्ञान था, इस वजह से उनको संविधान लिखने की जिम्मेदारी दी गई। ये भोले लोगों का गुडविल थिंकिंग, भोले लोग जो अच्छा लगता है, रियलिटी स्टोरी टेलिंग। ये बयान बाबा साहब अम्बेडकर का अवेलेबल है कि मैं ऐसे किसी संविधान को मान्यता देने के लिए राजी नहीं हूं। ए ऑन रिकॉर्ड में मेरे पास बयान है बाबा साहब, मैं ऐसे किसी संविधान को मान्यता देने के लिए तैयार नहीं हूं जो संविधान हमारे लोगों को सेफगार्ड देने के लिए तैयार नहीं है। वर्ड टू वर्ड बाबा साहब अम्बेडकर का सेंटेंस है, क्या है? मैं ऐसे किसी संविधान को मान्यता देने के लिए तैयार नहीं हूं जो संविधान हमारे लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देने के लिए तैयार ना हो। जब यह स्टैंड बाबा साहब अम्बेडकर ने लिया तो संवैधानिक प्रक्रिया डिफिकल्टी में फंसने की वजह से अंग्रेज और कांग्रेस के लोग बैठ करके लोगों को, कांग्रेस के लोग मजबूर हुए बाबा साहब अम्बेडकर के साथ समझौता करने के लिए और इस वजह से बाबा साहब अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। और जब बाबा साहब अम्बेडकर को अवसर मिला तो उन्होंने 395 आर्टिकल का संविधान लिखा और उसमें पॉलिटिकल अधिकार छोड़ करके बाकी सारी बातें लिखने का उन्होंने प्रयास किया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और जॉइंट इलेक्टेड के साथ फिर आजाद भारत में चुनाव हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर ने चुनाव लड़ा, उनके पार्टी ने चुनाव लड़ा, बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव हार गए। उनके विरोध में कांग्रेस ने काजरोलकर नाम का एक चौथी पास आदमी बॉम्बे से चुनाव लड़वाया और गांधी और कांग्रेस ने चौथी पास आदमी चुनाव जितवाया। ये काजरोलकर कौन था? बहिष्कृत हितकारिणी सभा में एग्जीक्यूटिव मेंबर था, बाबा साहब अम्बेडकर का कार्यकर्ता। गांधी और कांग्रेस ने उसको टिकट दिया और उसको बाबा साहब अम्बेडकर के विरोध में चुनाव जितवाया। वो बेशरम भी, वो आदमी भी इतना बेशरम, वो चुनकर आने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर के पास आशीर्वाद लेने के लिए, बाबा साहब ने कहा अब तेरे को तो कुछ समझ में आता है, आशीर्वाद ना दूं तो सन, आशीर्वाद दूं तो सन, मेरी समाज के खिलाफ तू सलाह में काम करे। बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव हार गए, बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी चुनाव हार गई। 1955 में बाबा साहब अम्बेडकर ने नासिक में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बुलाई, उसमें इसकी समीक्षा की। समीक्षा करने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर इस नतीजे पर पहुंचे कि जॉइंट इलेक्टेड जो पूना पैक्ट ने हमारे ऊपर थोपा हुआ है, इस वजह से मैं और मेरी पार्टी सारे देश भर में चुनाव हार गई। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने नासिक के नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मीटिंग में रेजोल्यूशन पास किया। रेजोल्यूशन जो पास किया वो सुनकर
आप लोग हैरान हो जाओ। जो उन्होंने रेजोल्यूशन, क्या रेजोल्यूशन पास किया? रेजोल्यूशन पास किया, पॉलिटिकल रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाए, पॉलिटिकल रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाए। जानकारी, बाबा साहब अम्बेडकर ने 55 में क्या रेजोल्यूशन पास किया? राइटिंग एंड स्पीचेस का जो वैल्यूम महाराष्ट्र सरकार ने पब्लिश किया, ये रेजोल्यूशन राइटिंग एंड स्पीचेस के वैल्यूम में ड्राफ्टेड है, पढ़ लो। ये रिटन रेजोल्यूशन है, उन्होंने ये रेजोल्यूशन पास करके रखा हुआ है, रिकॉर्ड करके रखा हुआ, जानबूझ कर रखा हुआ है। क्या रेजोल्यूशन है? पॉलिटिकल रिजर्वेशन खत्म कर दिया जा। क्या हुआ? हर 10 साल बाद पॉलिटिकल रिजर्वेशन लागू किया जाता है। 60 साल हो गए उसको लागू किया जाता है। खास बात, कोई भी अनुसूचित जाति और जनजाति का व्यक्ति पॉलिटिकल रिजर्वेशन लागू कर दिया जाए, इसके लिए किसी ने कोई डिमांड की हो, ऐसा सिंगल एग्जांपल है तो मुझे बताओ। भारत में किसी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के आदमियों ने, किसी संगठन ने पॉलिटिकल रिजर्वेशन को एक्सटेंड किया जाए हर 10 साल बाद, ऐसा कोई डिमांड किया हो, ऐसा कोई एग्जांपल अवेलेबल हो तो मुझे बताओ। पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास होता है पॉलिटिकल रिजर्वेशन को एक्सटेंड करने का, अखबारों में एडिटोरियल लिखकर आता है, फिर सर्विसेज के रिजर्वेशन 10 साल और पढ़ते हो ना, यही पढ़ते। सर्विसेज के रिजर्वेशन के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी ले लो और पार्लियामेंट में हर 10 साल बाद जो रिजोल्यूशन पास किया गया है, पॉलिटिकल रिजोल्यूशन का जो विधि, जो बिल पास किया गया है, उसकी कॉपी ले लो, पार्लियामेंट सभा से ले लो। जो मैं कह रहा हूं अगर गलत है तो, पॉलिटिकल रिजर्वेशन का बिल पास होता है, अखबार में सर्विसेज के रिजर्वेशन की बात छप कर आती है, एडिटोरियल लिख कर आता है। क्या इससे प्रमाणित नहीं होता है कि ये धोखाधड़ी है? और ये धोखाधड़ी सिंपल धोखाधड़ी नहीं बल्कि सामूहिक धोखाधड़ी है, जिसमें रूलिंग पार्टी भी शामिल है, अपोजिशन पार्टी भी शामिल है। प्रूव नहीं होता, क्लियरली प्रूव हो जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने पॉलिटिकल रिजर्वेशन को खत्म करने की बात रिटन में रेजोल्यूशन पास किया। कितने बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी है जो बाबा साहब अम्बेडकर की बात को मानते हैं? पॉलिटिकल रिजर्वेशन को खत्म कर दिया जाए। मेरा सवाल है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन को खत्म कर दिया जाए, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले कितने लोग हैं जो इस बात को मानने के लिए राजी है? अगर आप नहीं मानते हो अब अम्बेडकरवादी, अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये रेजोल्यूशन पास किया, अगर आप नहीं मानते हो अब अम्बेडकरवादी हो, मैं इस बात को मानता हूं। और जब हम लोगों को अवसर मिलेगा, देखना ये रेजोल्यूशन हम ऑल इंडिया में इसको एजिटेशन का आधार बनाएंगे। जब मौका मिलेगा, जब हम लोगों के पास ताकत होगी, जब इसका विरोध करने की ताकत होगी, हम इसको नेशनल एजेंडे पर इसको रखेंगे। इसलिए ये सारे देश भर में बता रहा हूं, लोगों को जानकारी हो। साथियों, पॉलिटिकल रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाए, ये रेजोल्यूशन बाबा साहब अम्बेडकर ने 1955 में पास किया और 14 अक्टूबर 1956 को धर्म परिवर्तन किया और 15 अक्टूबर 1956 को नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 1955 में जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन के विरोध का मैंने रेजोल्यूशन पास किया था, मैं आज भी उससे बंधा हुआ हूं। दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ऑन रिकॉर्ड 15 अक्टूबर को जो बात उन्होंने कही, उसके पौने 2 महीने के बाद 6 दिसंबर 56 को बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण। मतलब यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर अपने मृत्यु के पौने 2 महीने पहले तक पूना पैक्ट का विरोध करते रहे। 25 सितंबर 1932 से लेकर 15 अक्टूबर 1956 तक ऑन रिकॉर्ड बाबा साहब अम्बेडकर पूना पैक्ट का विरोध करते रहे। जेल भरो आंदोलन उन्होंने चलाया, हम तो केवल धिक्कार कर रहे हैं। धिक्कार छोटी चीज है, जेल भरो आंदोलन उससे बड़ी चीज है। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर जीवन भर अगर पूना पैक्ट का विरोध करते रहे तो निश्चित रूप से ये बहुत भयानक बात रही होगी बाबा साहब अम्बेडकर के दृष्टि से। इसलिए इस बात को जानना और समझना बहुत जरूरी है कि आखिरकार ये पूना पैक्ट है। साथियों, जब अंग्रेज भारत में आए तो आने के पहले भारत में समस्त प्रजाजनों के लिए कानून बनाने का अधिकार ब्राह्मणों के पास था और ब्राह्मणों ने समस्त प्रजाजनों के लिए कानून बनाया था, मनुस्मृति। जब अंग्रेज भारत में आए, अंग्रेजों ने सबसे पहले ब्राह्मणों का कानून बनाने का अधिकार खत्म कर दिया और वो अधिकार उन्होंने 1857 का विद्रोह होने के बाद 1860 को अंग्रेजों ने डायरेक्ट कमान अपने हाथ में ली। कंपनी का कानून था 1857 तक। उसके बाद अंग्रेजों ने सारी कमान अपने हाथ में ली और 1860 को इंडियन पीनल कोड लागू किया, आईपीसी, और उसमें प्रोविजन किया फांसी की सजा का। और जब विद्रोह करने वाले ब्राह्मण 1774 को नंद कुमार देव नाम के ब्राह्मण को फांसी पर चढ़ाया गया अंग्रेजों ने, तो ब्राह्मणों ने सोचा कि अगर अंग्रेज ब्राह्मणों को फांसी पर चढ़ाते हैं तो इसका मतलब है अंग्रेजों के राज में ब्राह्मणों का भला होने वाला नहीं है। इसलिए ब्राह्मणों ने योजना बनाकर, प्लान बनाकर अंग्रेजों के विरोध में विद्रोह करने की योजना बनाई और तात्या टोपे,
सारे देश भर में घूम घूम कर ब्राह्मणों को इकट्ठा करता रहा, इकट्ठा करके रेजोल्यूशन पास किया और रेजोल्यूशन पास करके बहादुर शाह जफर को कहा कि आप इस विद्रोह का नेतृत्व करो। ब्राह्मणों की योजना थी कि अगर बहादुर शाह जफर सफल होता है तो जिस तरह का मुगल वंश के राज में ब्राह्मणों को 40% सत्ता में हिस्सेदारी थी, उसके अनुसार अगर सफल होता है तो हिस्सेदारी ब्राह्मणों को भी मिलेगी, अगर विफल होता है तो फांसी की सजा बहादुर शाह जफर को होगी, हमको कुछ नहीं। ब्राह्मणों ने रेजोल्यूशन पाया, बहादुर शाह जफर को सामने किया। इस तरह से साथियों ये विद्रोह जब अंग्रेजों ने कुचल डाला, कुचलने के बाद 1860 में इंडियन पिनल कोड स्थापित किया, इंडियन पिनल कोड का कानून लागू किया, उसमें फांसी की सजा का प्रावधान किया। तो ब्राह्मणों को लगा ये साला विद्रोह, हथियार बंद विद्रोह करना खतरनाक है, राजद्रोह का मामला बनने वाला है, इसलिए फांसी की सजा होने वाली है। ब्राह्मणों सोचा ये शांतिपूर्ण तरीके से काम करना होगा, ऐसा चलने वाला नहीं है। इसलिए बंगाल के ब्राह्मणों ने सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना बंगाल में की 1885 में। वो इतने डरे हुए थे कि किसी ब्राह्मण को इसका प्रेसिडेंट बनाने के बजाय अंग्रेज को, रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर सर ह्यूम को उसका प्रेसिडेंट, इतने डरे हुए। और रेजोल्यूशन पास करते, अंग्रेजों को भेजते, रेजोल्यूशन पास करते, अंग्रेजों को भेजते, रेजोल्यूशन की कॉपी अंग्रेजों के पास आती, वो कचरे के डिब्बे में फेंक देते। ऐसा करते 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 बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के नेता बने और असंतोष भारत के लोगों में फैलाने में कामयाब हो गए। इसलिए अंग्रेजों ने उनको आरोप लगाया भारतीय असंतोष के जनक रिकॉर्ड। और इस वजह से इस असंतोष को शांत करने के लिए अंग्रेजों ने योजना बनाई। क्या योजना बनाई कि हम लोगों को, भारत के लोगों को कुछ हिस्सेदारी अगर सत्ता में दे देते हैं तो इनका असंतोष शांत हो जाएगा। मगर इसके लिए अंग्रेजों ने सोचा कि कानून बनाने का अधिकार विधिमंडल को होगा और विधिमंडल में अलग अलग तरह के समूहों को अधिकार दिया जाएगा, केवल ब्राह्मणों को विधान बनाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इसलिए 1918 को साउथ बरो कमीशन जब भारत में आया, छत्रपति शाहू महाराज जिंदा थे, बाबा साहब अंबेडकर और भास्करराव जाधव ने छत्रपति शाहू महाराज के प्रेरणा से, जो जातवार प्रतिनिधित्व के रिप्रेजेंटेटिव के समर्थक थे शाहू महाराज, उनके प्रेरणा से बाबा साहब अंबेडकर ने शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए, अछूतों के लिए अलग से विधिमंडल में रिप्रेजेंटेशन की मांग की और भास्करराव जाधव मराठा समेत अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए विधिमंडल में रिजर्वेशन की मांग की। ऑन रिकॉर्ड दस्तावेज है, महाराष्ट्र सरकार ने पब्लिश किया हुआ, दस्तावेज पढ़ लो। तो इस तरह से जब ये मांग बाबा साहब अंबेडकर ने और भास्करराव जाधव ने की, बाल गंगाधर तिलक को समझने में देर नहीं लगी कि इसके पीछे शाहू महाराज है। इसलिए वो कोल्हापुर के पास बॉर्डर लाइन पर अथनी नाम का गांव था, वहां गए, क्योंकि वो ये सोचते थे कि अगर मैं कोल्हापुर में जाकर ये बात कहता हूं तो कोल्हापुर के राजा छत्रपति शाहू महाराज है, वो केवल राजा ही नहीं है बल्कि पहलवान भी है, पटक पटक कर मारेंगे। इसलिए कोल्हापुर के बॉर्डर पर, उनके स्टेट में नहीं, बॉर्डर, अथनी नाम का गांव था, अथनी नाम के गांव में गए, कॉन्फ्रेंस किया, कॉन्फ्रेंस में भाषण किया, भाषण में कहा तेली, तंबोली और कुनभटों को विधिमंडल में जाकर क्या हल चलाना है। ये पब्लिक मीटिंग में भाषण। तेली को संसद में जाकर क्या तेल निकालना है, दर्जी को संसद में जाकर क्या कपड़े सिलाना है, और कुनभटों को, कुनबी भी नहीं कहा, कुनभट, ब्राह्मण को बाभन कहो गाली होती है, कुनबी को कुनभट कहो गाली होती है, गाली देकर कहा। क्योंकि शाहू महाराज को ब्राह्मण कुनबी कहते थे, शिवाजी महाराज को ब्राह्मण कुनबी कहते थे। रिकॉर्ड है। ज्योतिराव फुले रायगढ़ पर गए, शिवाजी महाराज की समाधि को साफ किया, दर्शन लिया। दर्शन लेने के बाद में जब उतरे नीचे तो ग्राम जोशी ने ज्योतिराव फुले को कहा, त्या कुनभटाची पूजा करायला गेला होता। बामन नाकातून बोलतात ना, तो वो वहां रिकॉर्ड है, ये डॉक्यूमेंट ज्योतिराव फुले ने लिख कर रखा। इसका मतलब है कि उस समय के जो ब्राह्मण हैं, जो शिवाजी महाराज को भी कुनबी कहते थे, वो शाहू महाराज को भी कुनबी कहते थे। इसलिए बाल गंगाधर ने अपने भाषण में कहा तेली, तंबोली और कुनभटों को विधिमंडल में जाकर क्या हल चलाना है। ये बात उनके केसरी अखबार में छपकर आई। यही भाषण बाल गंगाधर तिलक ने पंढरपुर में कहा। और जब ये भाषण पंढरपुर ने किया तो पंढरपुर के सम्मेलन में गाड़गे महाराज सबसे आखिरी लाइन में बैठे और बाल गंगाधर तिलक भाषण कर रहे थे, यही तेली, तंबोली और कुनभटों को। तो गाड़गे महाराज ने सुना, तो जब भाषण देने के लिए उतरे तो बाल गंगाधर की नजर गई, अरे गाड़गे महाराज भी बैठे हुए। तो वो उतरे स्टेज से, गाड़गे महाराज के पास चलते हुए गए, गाडगे महाराज को साथ में लाए स्टेज पर और गाडगे महाराज को कहा आमच्या लोकांना 2 शब्द मार्गदर्शन, गाली देने के बाद। तो गाडगे महाराज ने कहा, जो उस समय उन्होंने भाषण किया और रेकॉर्ड, कहा की मी चुकलो, हजारो वर्षापासून तुमच्या पिढ्यान पिढ्या कपडे धुवायचं काम करणारा माणूस सोडून दिले कामधाम आणि मार्गदर्शन करायचं काम सुरू केलंय। टिळक महाराज भाषण हो गया, अभी टिळक की तरफ देखा, गाडगे महाराज ने कहा कि महाराज, टिळक महाराज
आम्हाला पण बामन बनवा। तो तेली, तंबोली और कुन को तो तुम देने वाले नहीं हो, बामन को ही देने वाले हो और किसी को देने वाले नहीं हो, इसलिए आम्हाला पण बामन बनवा। ए रिकॉर्ड में, पंढरपुर का भाषण रिकॉर्ड में हमारे पास है। इसे सिद्ध होता है कि तिलक के द्वारा स्वराज्य का जो आंदोलन चलाया जा रहा था वो सभी लोगों के स्वराज्य का आंदोलन नहीं था, और वो स्वराज्य में हमारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार नहीं थे। स्वराज्य के बारे में भी हमारे लोगों को कोई जानकारी नहीं है कि तिलक का स्वराज्य का आंदोलन था तो क्या था। स्वराज्य के बारे में तिलक ने यवतमाल में भाषण किया, अकोला में भाषण किया, भुसावल में भाषण किया। उस भाषण में तिलक ने क्या कहा? स्वराज्य का यह अर्थ नहीं है कि अंग्रेजों को भारत से भगा दिया जाए। स्वराज्य का यह अर्थ है कि प्राचीन काल में मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि राजा अपना राज्य शकट अर्थात प्रशासन चलाते थे, तो उस समय के लर्न ब्राह्मणों को लेकर वो प्रशासन चलाते थे। अगर वर्तमान अंग्रेज सरकार वर्तमान समय के लर्न ब्राह्मणों को लेकर अगर प्रशासन चलाने का काम करती है तो अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। अंग्रेजों का राजा हमारा राजा होगा, अंग्रेजों का सम्राट हमारा भी सम्राट होगा। अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाने की कोनो जरूरत ना। ये भाषण यवतमाल, अकोला, भुसावल में तिलक ने किया। ये भाषण कहीं और नहीं, ये भाषण केसरी में छपा हुआ है उसके अपने अखबार में। जब तिलक ने विरोध किया तो अंग्रेजों ने तिलक की बात को मानते हुए 1919 का फर्स्ट इंडिया एक्ट पास किया और हमारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने से इनकार कर दिया। उसमें नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन की बात को स्वीकार किया। उसमें एक प्रोविजन था हर 10 साल बाद इसकी समीक्षा होगी। समीक्षा करने के लिए 1928 को साइमन कमीशन भारत में आया। तब तक शाहू महाराज का मृत्यु हो गया था, बाल गंगाधर का मृत्यु हो गया था, गांधी जी कांग्रेस के उत्तराधिकारी हो गए थे और बाबा साहब अंबेडकर इमर्ज होकर के नेतृत्व के स्थान पर स्थापित हो गए थे 1927 के 14 तालाब के आंदोलन के बाद। ये परिस्थिति थी। इस परिस्थिति में जब साइमन कमीशन भारत में आया तो गांधी जी को लगा वो 1918 वाले लोग जो रिप्रेजेंटेशन मांग रहे थे वो अभी भी है, वो अभी भी वो साइमन कमीशन को मांगेंगे। अगर इनको रिप्रेजेंटेशन मिला तो सत्ता में हिस्सेदारी मिलेगी, अगर सत्ता में हिस्सेदारी मिल गई तो आजाद भारत में इनको भी अधिकार मिलेगा। इनको अधिकार नहीं मिलना चाहिए, इसके लिए हम आंदोलन नहीं चला रहे हैं। ये आजादी का आंदोलन हमारे आजादी का आंदोलन है, सभी लोगों के आजादी का आंदोलन नहीं है। गांधी जी ने सोचा, मैं कह रहा हूं गांधी ने सोचा, गांधी जी के दिमाग क्या, ये आपको कैसे पता? ये कौन सी किताब में है? ऐसा हमारे लोग क्या बोलते, ये कौन सी किताब? किताब खुद लिख दिया, किताब है। हमारे लोग बोलते कौन सी किताब में? अरे भाई, जब वो आदमी हमारे रिप्रेजेंटेशन को विरोध कर रहा है, कौन सा सबूत चाहिए आप? जो आदमी आजादी का आंदोलन चला रहा है वही आदमी रिप्रेजेंटेशन का विरोध कर रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आजाद भारत में आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार नहीं है। जो आदमी आजाद भारत में आपको रिप्रेजेंटेशन देने तैयार नहीं है वो आदमी आपकी आजादी की भी लड़ाई लड़ रहा था। कैसे? ये समझदारी। इसलिए गांधी जी को लगा ये साइमन अगर इनको रिप्रेजेंटेशन देता है तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए गांधी ने आंदोलन शुरू कर दिया। साइमन चले जाओ, साइमन चले जाओ का आंदोलन, हमारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन ना मिले इसके लिए। हमने 1919 को पहला हफ्ता अधिकार का आपको दिया, ये हमने 1919 को पहला हफ्ता अधिकार का आपको दिया, ये दूसरा हफ्ता देने के लिए साइमन को भरा। हम आपको और अतिरिक्त हफ्ता अधिकार का बहाल करना चाहते हैं। आप विरोध क्यों कर रहे हो भाई? हमको तो समझ में नहीं आ रहा, आप क्यों विरोध कर रहे हैं? गांधी जी ने कहा कि साइमन कमीशन पर भारतीय प्रतिनिधि नहीं लिया गया। जब गांधी जी ने ऐसा कहा तो अंग्रेज बहुत होशियार लोग थे। अंग्रेजों ने गांधी जी को कहा, गांधी जी आप बैरिस्टर हो, चाहे आप मैट्रिक बैरिस्टर, मगर अभी हो तो बैरिस्टर। गांधी जी मैट्रिक बैरिस्टर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ग्रेजुएट बैरिस्टर, सरदार वल्लभ भाई पटेल ग्रेजुएट बैरिस्टर, बाबा साहब अम्बेडकर ग्रेजुएट बैरिस्टर, जवाहरलाल नेहरू ग्रेजुएट बैरिस्टर, गांधी जी मैट्रिक बैरिस्टर, और वो भी मैट्रिक 4 बार फेल हो गए। 5वीं बार कैसे पास हुए? हो सकता है कोई आदमी डम्मी आदमी बैठ गया हो, ऐसा भी हो सकता है। कॉपी करके हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है, हम छानबीन करने का आदेश दिया। 4 बार गांधी जी फेल हो गए, इसका सबूत कहां है? इसके विश्वास की किताब है गॉड एंड फॉल्स गॉड एंड अनटचेबल एंड शुद्रा, IAS अधिकारी होम डिपार्टमेंट में है, भारत ने लिखा। गांधी जी 4 बार। अरुण शौरी ने किताब लिखा वर्शिपिंग फॉल्स गॉड, झूठे देवताओं, बाबा साहब अम्बेडकर कि बाबा साहब अम्बेडकर झूठा देवता है और उसकी वीजा खामखा हो रही है। जब ऐसा किताब लिखा है, इसके विश्वास जो अम्बेडकरवादी है उसको बड़ा गुस्सा है। अच्छा, बाबा साहब अम्बेडकर झूठा देवता बोलता है? तुम्हारे देवता कितने अच्छे हैं जरा मैं, और उसने तुम्हारे देवता कितने महान है। तुम्हारा एक देवता मोहनदास करमचंद गांधी 4 बार फेल हो गया था, ये तुम्हारा आईना देखो। ये करने के लिए उसने रिसर्च किया और उस रिसर्च किताब में उन्होंने एक किया,
वो होम डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी है। इसका मतलब ये है कि होम डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी है, उसने ये किताब लिखा। अगर भारत सरकार ने एसके विश्वास पर कार्रवाई नहीं की, इसका मतलब है एसके विश्वास ने जो किताब लिखा उसकी बात को भारत सरकार भी मानती है कि गांधी जी 4 बार फेल हो गए। अगर भारत सरकार नहीं मानती होती, एसके विश्वास पर कार्रवाई करती भारत सरकार। जब भारत सरकार ने कार्रवाई नहीं की, इसे सिद्ध होता है कि भारत सरकार भी मानती है 4 बार लोग। अंग्रेजों ने गांधी जी को कहा, गांधी जी आप बैरिस्टर हो, चाहे आप मैट्रिक बैरिस्टर हो, मगर हो तो क्या आपको समझ में, ये जो साइमन कमीशन है, ये स्टैट्यूटरी कमीशन, ये वैधानिक कमीशन है, ये सरकारी कमीशन है। सरकारी कमीशन पर प्राइवेट आदमी नहीं लिया जा सकता। क्या इतनी बात भी आपको समझ में नहीं आती? अगर आपके मन में कोई आशंका है कि ये साइमन कमीशन जो रिकमेंडेशन करेगा अंग्रेज लोग उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेंगे, तो हम आपको आश्वासन देते हैं कि साइमन कमीशन जो रिकमेंडेशन देगा उसको हम एज इट इज एक्सेप्ट करने वाले नहीं है। उस पर भारतीय नेताओं की फिर राय ली जाएगी। ऐसा आश्वासन जब अंग्रेजों ने गांधी जी को दिया, गांधी जी ने साइमन कमीशन के विरोध का, चले जाओ साइमन कमीशन का आंदोलन पीछे लिया। साइमन ने अपना काम पूरा किया, रिपोर्ट दिया। जैसा अंग्रेजों ने आश्वासन दिया था, उस आश्वासन के तहत 1930 नवंबर में अंग्रेजों ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में बुलाई, गांधी जी को बुलाया। गांधी जी ने सोचा सभी नेता लोग वहां गए हैं, आमने सामने बहस होगी। अगर आमने सामने बहस होगी तो मुझे आमने सामने विरोध करना होगा। आमने सामने विरोध करूंगा तो विरोध करने से मैं नंगा हो जाऊंगा। पहले ही मैं आधा नंगा हूं, थोड़ा सा बचा हुआ हूं। अगर मैं सामने आमने बात करूंगा तो नंगा हो जाऊं। गांधी जी फर्स्ट राउंड टेबल में नहीं, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का रिपोर्ट पब्लिश हो गया और अंग्रेज भी बड़े अजीब लोग थे। उन्होंने सोचा गांधी जी की राय अभी तक नहीं मिली है, इसलिए गांधी जी एक आदमी की राय लेने के लिए दोबारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो अंग्रेजों को बहाना मिल जाएगा कि आपको 2 बार बुलाने के बाद भी आप नहीं आए, इसलिए वो लागू कर देंगे, संकट खड़ा हो जाएगा। इसलिए मुझे टांग अड़ाने के लिए जरूर जाना चाहिए। गांधी जी सेकंड राउंड टेबल, और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब गांधी जी गए तो गांधी जी ने वहां भाषण, उस भाषण में गांधी जी ने कहा, क्या कहा? गांधी ने कहा यदि अंग्रेज लोग मुझे आजादी देने के लिए तैयार होते हैं और उस आजादी में अछूतों को अलग अधिकार देते हैं तो मुझे ऐसी आजादी बिल्कुल नहीं चाहिए। आप लोगों ने ठीक, दोबारा, बहुत गंभीर बात है, इसलिए दोबारा क्या कहा? यदि अंग्रेज लोग मुझे आजादी देने के लिए तैयार होते हैं और उस आजादी में अछूतों को अलग अधिकार देते हैं तो मुझे ऐसी आजादी बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे डर लगता है, आमने सामने बोलना पड़ेगा तो नंगा तो होना पड़ेगा, और वो सारा का सारा रिकॉर्ड में आएगा। उस समय के लोगों को ही पता नहीं चलेगा, बल्कि वामन मेश्राम जैसे पागल लोगों को भी सारा 50-75 साल बाद पता चलेगा। सबू को नहीं चलेगा तो कुछ पागलों को तो पता चल ही जाता है। तो इस तरह से गांधी जी ने कहा, मैं ये बात सारे देश भर में लोगों को बताता, जब मैं लोगों को बताता हूँ और लोगों के चेहरे देखता हूँ तो पता चलता है हमारे लोग आशंका, हमारे नहीं ऐसा गांधी। मैंने लोगों को कहा अरे डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, और गांधी जी जब जीवित थे उसके सामने ही अंग्रेजों ने पब्लिश किया था। अगर ये गलत उन्होंने लिखा होता तो गांधी जी ऑब्जेक्शन लेते कि मेरे नाम पर तुमने गलत क्यों छापा। इसका मतलब है जो अंग्रेजों ने छापा वो गलत नहीं था। फिर भी लोग इस बात को नहीं मानते हैं। लोग कहते हैं नहीं ऐसा गांधी जी ऐसा नहीं। मैंने लोगों को पूछा क्यों नहीं कह सकते, तो लोगों ने कहा, मैंने अपने लोगों की बात को माना। हाँ, जो सच्चा महात्मा होता है वो ऐसा नहीं कह सकता। मैंने भी अपने लोगों की बात, जो सच्चा महात्मा होता है वो ऐसा नहीं कह सकता। मगर गांधी जी ने कहा, इसलिए ये सिद्ध होता है कि जो गांधी जी ने कहा वो सही है। अगर ये बात सही है तो ये सिद्ध होता है गांधी जी सच्चा महात्मा। एक बात तो सिद्ध हो, गांधी जी सच्चा महात्मा नहीं थे, ये सिद्ध है। इसलिए गांधी जी ने कहा, इतना ही नहीं कहा, ये जो बात उन्होंने कही और आगे कहा, और प्रमाणित होता है कि उन्होंने कहा, आगे क्या कहा? यदि मेरी बात सुनकर अछूत लोग दुखी हो जाते हैं और दुखी होकर धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन जाते हैं, क्रिश्चियन बन जाते हैं, तो भी मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं। पहला उन्होंने कहा था तो और क्या सिद्ध होता है। मैं इसका विरोध इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इससे हिंदू समाज का विभाजन होगा, इससे हिंदुत्व का विभाजन होगा, हिंदुइज्म का विभाजन होगा। मुंह से आरएसएस बोल, समय गांधी जी ने जो धोती पहनी थी उसके अंदर चड्डी थी। वो आज मैं देख रहा हूं, यहाँ से वो 75 साल पहले वहां गांधी रहे, उस समय गांधी जी ने जो धोती पहनी थी उसके अंदर की चड्डी मुझे आज। इससे हिंदुत्व का विभाजन होगा, हिंदुइज्म का विभाजन होगा। क्या मतलब है? ये तो आरएसएस की लैंग्वेज। जब गांधी जी ने अपना भाषण दिया, बाबा साहब अम्बेडकर उठकर खड़े हो गए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा गांधी जी का जो कहना है वो क्या कहना है। गांधी जी कहते हैं कि
अछूत हिंदू समाज का अभिन्न अंग है, इसलिए मैं उनको अलग से अधिकार देने के पक्ष में नहीं हूँ।